नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की सभा को प्रारंभ करते हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही विलक्षणता का दिन है। और आज ही दिन का 2 अक्टूबर को ही परम पूजनीय बापू महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट से लेकर भारत को आज़ाद होने तक जिस तरह से उनकी विचारधारा, उनके द्वारा किए गए कृत्यों का निर्वहन रहा है, उन सभी बहुत ही अनुकरणीय है। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने साहसी, पराक्रमी और पराकाष्ठा का प्रमाण दिया है भारत को, वो बहुत ही बेमिसाल है। जिस तरह से बापू ने सत्य और अहिंसा का मार्ग पर चलने के लिए एक सिद्धांत दिया भारत को, यह बहुत ही अनुकरणीय है। और तमाम वैसे बातें जिन्होंने बापू ने हम लोगों के बीच रखा था, उन सभी बातें को अपना कर हम अपने समाज में, हम अपने देश में, हम अपने राज्य में एक शांति व्यवस्था और समाज के बीच सौहार्द स्थापित कर सकते हैं। तो गांधी जी के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। उनके मूल्य सिद्धांत क्या थे, उनका विचारधारा क्या था, वो देश को लेकर क्या सोचते थे, उनका समाज का लेकर, समाज में खास करके निचले तबकों के लेकर उनको क्या विचार थे। उसी के साथ साथ जानेंगे कि बापू का धार्मिक व्यवस्थाओं में, धार्मिक गतिविधियों में क्या योगदान रहा, क्या रोल रहा, क्या सोचते थे। इन सभी आयामों को भली भांति ध्यानपूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले गांधी बना कैसे, महात्मा गांधी बना कैसे। तो जब हम उनके कुछ बिंदुओं को जानना शुरू करते हैं तो उसमें बात स्पष्ट रूप से सामने आता है कि वह विद्वान नहीं थे, वह कोई भाषा का ज्ञाता नहीं थे, वह बेहतर वक्ता भी नहीं थे, वह कलाकार का कोई महारथी भी हासिल नहीं किए थे, वह संगीत का बहुत बड़ा सूरवीर भी नहीं थे, रूप रंग में भी अच्छे नहीं थे, बलवान भी नहीं थे, सफल व्यवसायिक भी नहीं थे। गांधी मात्र एक औसत व्यक्ति थे, जो कि धीरे धीरे क्रमिक अनुसार चरणबद्ध चरण तरीकों से वह गांधी से, औसत व्यक्ति से एक विराट व्यक्ति बन गया, जिसको आइंस्टीन लिखते हुए कहते हैं कि भारत में एक ऐसा भी आदमी हुआ था, हार्ड मांस वाला, उसके आने वाले नस्लें याद नहीं करेंगे, जानने को बेताबू रहेंगे, लेकिन यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई आदमी भारत में रहा था। आइंस्टीन बताते हैं। तो इन सभी संदर्भों को आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आप जान गए कि गांधी एक औसत व्यक्ति से एक विराट व्यक्ति कैसे बन गए। इसके साथ साथ गांधी का कुछ मूल्य थे, क्योंकि यदि आप एक इंसान हैं तो आपके अंदर एक वैल्यूज़ होती है, आपके अंदर एक मूल्य होते हैं। उस मूल्य से आपका चरित्र, आपका आचरण का निर्माण होता है, और उस आचरण के बदौलत ही आप सामाजिक स्टेटस, आर्थिक स्टेटस, राजनीतिक स्टेटस को प्राप्त करते हैं। तो हर व्यक्ति का एक मूल्य है, और वह अपने मूल्य के अकॉर्डिंग जीवन को जीता है, और अपने मूल्यों के प्रति वह हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। उसी प्रकार गांधी जी का कुछ मूल्य था, जिसमें से पहला पॉइंट है कि इनका अपने मूल्य पर अडिग विश्वास था। अडिग विश्वास था तो वह दृढ़ता पूर्वक क्या करते थे, आचरण करते थे, और अपने विचारों को प्रयोग के रास्ते से गुजारते हुए ही किसी बात को मानते या नहीं मानते थे। पहले वह खुद अपने बातों को एक्सपेरिमेंट करते थे। उसी समय का एक छोटा सा कहानी है कि एक महिला आती है और बापू को बोलती है कि गांधी जी, हम सुने हैं कि आपके बात बहुत सारे लोग मानते हैं, तो देखिए मेरा बेटा है, नन्हा सा है, बहुत चीनी खाता है, जिसके कारण क्या है कि इसका बहुत सारे शरीर में घाव, जख्म आदि वगैरह होते रहते हैं। तो बाबू ने कहा ठीक है, मैं अभी तो इसका कोई उपाय नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ दिनों के बाद मिलें।
फिर कुछ दिनों के बाद वो महिला आती है अपने बच्चा का लेकर, तो गांधी जी उसका उपाय बताते हैं। गांधी जी उपाय में क्या बताते हैं? समझाते हैं उस बच्चे को कि बेटा ऐसा है कि आप चीनी खाना बंद कर दो, आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। और बच्चा मान भी लेता है। अब वो माता जी बोलते हैं गांधी को कि गांधी जी आप यह बात उस समय तो आप बता सकते थे जिस समय आपने मुझे रिटर्न कर दिया था। तब गांधी जी कहते हैं कि मैंने कई दिनों तक देखा कि खुद मैं चीनी के बगैर रह सकता हूँ या नहीं। तो इस रास्ते को अपने विचारों को अपने विचार से अपने अनुभव से गुजारने के बावजूद बाद भी किसी को अपना एडवाइस दे रहे हैं। तो ये चीज़ें थी। तो ये इनका जो विचार था वो प्रयोग के रास्ते से गुजारते थे। यह स्वयं एक प्रयोगशाला थे, यह स्वयं एक एक्सपेरिमेंट का हब थे। तो ये चीज़ थे जो आपको समझना है। वह सहज परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि अगर परिवर्तन का शुरुआत करना है, समाज में अगर परिवर्तन का अलख जगानी है, तो सबसे पहले हमें अपने स्वयं से उसे क्या करना होगा? एक्सपेरिमेंट करके समाज के बीच रखना होगा। पहले शुरुआत स्वयं करना होगा, तब उसे समाज क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। इसके साथ साथ गांधी का जो दार्शनिक आधार है, दार्शनिक आधार के तहत वह क्या कहते हैं कि शांति हो, विश्व में कैसी हो? शांति व्यवस्था हो। अब शांति व्यवस्था रहेगा तो सह अस्तित्व रहेगा। अब सह अस्तित्व होता है तो मानव का जो जीव मंडल है वो प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण रहेगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं कि विश्व कैसे हो? शांति हो, सह अस्तित्व हो। सह अस्तित्व का मतलब जिसमें जाति, अन्य क्षेत्रीय के लोग, भाषा, रेस आदि सब का क्या हो? टॉलरेंस हो, सबके बीच समन्वय हो। इसी को हम सह अस्तित्व कह रहे हैं। इससे क्या होगा? सौहार्द की भावना आएगा, मानव के अंदर सेवा का भाव हो, संतोष हो, प्रेम हो, कल्याणकारी काम करने की इच्छा शक्ति हो, भाव प्रकट हो। इसी को ही तो हम गांधी का दर्शन मानते हैं। इसको खैर और भी आप यहाँ चाहे तो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मूल रूप से यही गांधी जी कह रहे हैं कि समाज में जितना भाषाएं हैं, जितना क्षेत्रीय लोग हैं, उन सब के बीच जितना धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब के बीच सह अस्तित्व होना चाहिए। तो ये था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कि गांधी जी को स्वराज के लेकर इनका क्या ओपिनियन है। आखिर स्वराज के बारे में गांधी जी क्या सोचते हैं? तो गांधी जी स्वराज के बारे में सोचते हैं कि ब्रिटिश सत्ता का समाप्ति मात्र स्वराज की प्राप्ति करना नहीं। क्योंकि अगर गांधी जी यह सोचते कि ब्रिटिश को खत्म करना ही स्वराज प्राप्ति मात्र है, तो यह उनका डायलेमा का ना समझने का एक के आपके अंदर कमी हो सकता है। लेकिन यदि आप गांधी के अंदर विकसित हो रहे विचारधारा को भली भांति समझते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से नज़र आएगा कि जब स्वराज की बात आती है तो गांधी जी कहते हैं कि आपको शोषण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज पैदा नहीं हुए हैं। क्योंकि आप अंग्रेजों को भारत से भगा देते हैं तो फिर किसी और का सत्ता आ जाएगा और फिर वह उसी रवैया में आप पर रूल करेगा, आपको दमन करेगा, आप पर शोषण करेगा। हमेशा समाज में दो तरह के लोग रहे हैं, एक के शोषित और दूसरा शोषक। इसी को केंद्र में रखकर एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, कांट, कहते हैं कि क्रांति मात्र से सिर्फ सत्ता परिवर्तन होता है, उसके जगह पर कोई और रूलर आ जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि एक विचारधारा जब होती है तो उस विचारधारा के तहत बहुत सारे विचारधारा मिलने के बावजूद एक अलग क्रांति आती है और उस क्रांति के माध्यम से जो समाज है, जो आधुनिक गतिविधियों से क्या होता है? जागरूक होता है, जिसके कारण वह अपने अधिकारों को, वह अपनी व्यवस्थाओं को एक संहिताबद्ध तरह से उसे अपनाने का प्रयास करता है। तो वही कांट कह रहे हैं कि क्रांति मात्र से सत्ता का परिवर्तन होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कभी नहीं आती।
उसके लिए आपको क्या करना होगा कि व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। तो यही चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसे पुनः अगर रिवाइज करा दे, आपको समराइज करा दे, तो आपको यह जानना है कि गांधी जी का जो सोच है स्वराज को लेकर, वह गांधी जी कहते हैं कि आपको शोषण करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज मात्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज पैदा नहीं लिए हैं। इसलिए वह कह रहे हैं कि सोसाइटी में जो आंतरिक संघर्ष है, उस आंतरिक संघर्ष को खत्म करके आप एक के सहज और एक के स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो यह गांधी जी को मानना है समाज को लेकर, क्योंकि समाज जो था उस समय कहीं ना कहीं एक समाज उच्च था, एक समाज निम्न था, और दोनों के बीच आसमान और जमी का क्या था, अंतर था। तो वही गांधी जी कह रहे हैं स्वराज को लेकर कि आपको गुलाम बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि आपके समाज में चले आ रहे प्राचीन कालों से बहुत सारे ऐसे बुराई है, परंपरा है, रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, और खुद आपका कभी कभी मूल्य भी है जो आप पर हावी हो जाता है। इसी को केंद्र बनाकर एक फिलोसफर है, हिस्टोरियन है यूरोप का, कांट। कांट लिखते हैं कि क्रांति मात्र से सत्ता परिवर्तन होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कभी नहीं आती है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, फिर उसी के जगह पर कोई और निरंकुश राजा या डेमोक्रेटिक ही व्यवस्था रहेगा, लेकिन उसमें निरंकुशता मौजूद रहेगी, व्यवस्थाएं परिवर्तन नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं जो गांधी जी का मानना है मुख्य रूप से, कि आपके अंदर विचार का प्रवाह हो, और उस विचार में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और सभी धर्म, जाति, क्षेत्र आदि का सह अस्तित्व हो। जब सह अस्तित्व होगा तो उसमें सभी जाति, धर्म, क्षेत्र के लोग रहेंगे, सौहार्दपूर्ण रहेंगे, समता और स्वतंत्रता बहाल होगी, सोशल जस्टिस भी होगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं जो आपको समझना है। अब मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।